बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेल का तीसरा लेक्चर। कोशिश करेंगे इस लेक्चर में पूरा कवर कर सके जो भी ये सिलेबस है। यही है जो है पीछे इतना हम लोग को कवर करना है। देखते हैं हो पाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो चौथा पार्ट भी आएगा सेल का। तो क्या है, तो बेसिकली हम लोग सेल में सबसे पहले क्या देखे थे, सेल क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल देख चुके हैं, प्रोटोप्लाज्म देख चुके हैं, साइटोप्लाज्म देख चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके हैं, सेल वॉल देख चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी देख चुके हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, इंडो ओस्मोसिस, एक्जियोस्मोसिस, इंडोसाइटोसिस, एक्जियोसाइटोसिस, सारा कुछ देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली हम लोग जैसे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जब हम लोग डिफरेंशिएट किए थे तो हम लोग ने एक चीज देखा, नोटिस किया था कि साइटोप्लाज्म क्या था। साइटोप्लाज्म में हमारा साइटोसोल आ रहा था, सेल ऑर्गेनेली आ रहा था, बस। साइटोप्लाज्म में क्या आ रहा था, हमारा सेल क्या कहता है, साइटोप्लाज्म में आ रहा था साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेली, बस ये दो चीज आ रहा था। इसी में न्यूक्लियस ऐड कर देते थे तो वो प्रोटोप्लाज्म बन रहा था। मतलब अगर सिर्फ हम ये दो कंपोनेंट का बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात कर ले प्रोटोप्लाज्म का तो प्रोटोप्लाज्म में कुछ नहीं, इसमें आप न्यूक्लियस भी ऐड कर लीजिए। तो बेसिकली यही चीज था। एक चीज यहाँ पे हम लोग मिस आउट किए हैं, वो हम लिख देते हैं कि साइटोसोल होता ही है, सेल ऑर्गेनेली होता ही है, एक चीज और होता है, वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब समझ जाइए प्रोटोप्लाज्म क्या है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात करें, साइटोसोल का बात कर ले, सेल ऑर्गेनेली का बात कर ले और न्यूक्लियस, ये चारों चीज है तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। बट साइटोप्लाज्म क्या था, जिसमें सिर्फ क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, साइटोसोल था और सेल ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस हटेगा, ये प्रोटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म बन जाएगा। न्यूक्लियस ऐड होगा तो साइटोप्लाज्म से वो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। इसमें से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट देख चुके हैं। अब हम लोग अभी बात करेंगे साइटोसोल क्या होता है, फिर ये सारा सेल ऑर्गेनेलिस, देन न्यूक्लियस। साइटोसोल कुछ खास चीज नहीं है, ये बस एक तरह का सॉल्वेंट है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि सेल ऑर्गेनेली फ्लोट करता है, पूरा सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली फ्लोट करता है। वो किसमें, साइटोसोल में। इसको प्यार से हम लोग साइटोमेट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मैट्रिक्स बोल सकते हैं। प्लाज्मा मैट्रिक्स नाम है इसका साइटोसोल का, इसी में सारा सेल ऑर्गेनेली फ्लोट करता है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चले आएंगे सेल ऑर्गेनेली, जो कि इसके अंदर फ्लोट करता है, वही चीज है ये। लैब क्या कहता है, लाइसोसोम्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका मेन काम जो होता है वो होता है हमारा डाइजेशन में हेल्प करना। फिर प्लास्टिड्स, वैसे यहाँ पे प्लस ये जो हमारा तीन कंपोनेंट है ना, ये प्लास्टिड्स का तीन कंपोनेंट है, ना कि ये, so don't worry about this। तो प्लास्टिड्स का ये तीन कंपोनेंट होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो हमारा प्लांट में नजर आता है, क्रोमोप्लास्ट ये भी प्लांट में, और ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम होता है ग्रीन पार्ट देना प्लांट को, इसका काम होता है फ्लावर को कलर देना, इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो ये तीनों प्लास्टिड्स का तीन पार्ट होगा। फिर वैक्यूल्स देखेंगे, फिर राइबोसोम्स देखेंगे, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फिर दो टाइप का हो जाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लास्ट में गोल्गी बॉडी। ये पूरा चीज कवर करने के बाद हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, फिर सेल डिवीजन और हमारा चैप्टर खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं हम लोग साइटोसोल क्या होता है। थोड़ा बहुत पॉइंट लिखा हुआ है और ये इनफ है आपका सिलेबस के लिए। पहली बात तो ये, साइटोसोल का दूसरा नाम क्या है, ऑब्वियसली माइंड में आना चाहिए, क्योंकि बहुत चीज ऐसा है जिसका दो दो नाम है, तीन तीन नाम है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द अनदर नेम ऑफ साइटोसोल। पहला तो ये बेसिक बात पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। दूसरा नाम, सॉरी दूसरा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, ये सोल्यूबल पार्ट है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि वो लिक्विड वाला पार्ट है जिसमें सारा सेल ऑर्गेनेली फ्लोट करता है, मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब उसी में करता है। तो लिक्विड वाला पार्ट ये हुआ। तो ये क्या हुआ, सोल्यूबल पार्ट। क्या बोलेंगे, इट इज द सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ये सोल्यूबल पार्ट है। ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए कि इट इज ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चरलेस। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि इसके आर पार सब कुछ दिख सकता है हम लोग, मतलब वाटर क्या होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट ही है ना। जस्ट बिकॉज ये यहाँ देख लीजिए 90% इसके अंदर पानी है, 90% पानी है, इसका मतलब वाटर जैसा ही सब्सटेंस हुआ ना। और वाटर होता है क्या, वाटर होता है ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार दिख सकता है हमको। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि साइटोसोल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फिर स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस मतलब इसका कोई डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ सिलेंड्रिकल है या फिर क्यूबाइडियल, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है।
वाटर भी कोई भी कंटेनर में डालते तो वो उसी का शेप ले लेता है ना, वैसे इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, दैट्स इट, उसका कोई स्ट्रक्चर थोड़ी होता है। तो ये भी पॉइंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि साइटोसोल के अंदर 90% वाटर होता है, ये बात हम बोल चुके हैं ना कि 90% के अंदर क्या होता है, पानी। बाकी का 10% क्या हो गया, बाकी का 10% आपको ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोस वगैरह, ये सब कुछ वो 10% में होता है। अमीनो एसिड हो गया आपका, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब कुछ वो 10% में कंटेन रखता है। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मालूम चला कि ये वो सोल्यूबल पार्ट है साइटोप्लाज्म या सेल का, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनली फ्लोट करता है, और क्योंकि इसके पास 90% वाटर है, दैट्स व्हाई ये ट्रांसपेरेंट है और स्ट्रक्चर लेस है। फंक्शन क्या क्या चीज में हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको बता ही दिए थे स्टार्टिंग में कि ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हेल्प करेगा। क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन, अरे सेल के अंदर इधर से उधर कोई मूवमेंट होगा ना, ऑब्वियसली होता है मूवमेंट, तो उसका काम करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल, सेल के अंदर ही काम होगा, इधर सेल के बाहर में ये हेल्प नहीं करने वाला। सेल के अंदर मूवमेंट अगर हो रहा मॉलिक्यूल्स का, तो वो यही करवा रहा होगा। रेगुलेट मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या था, रिस्पिरेशन प्रोसेस कितना हो रहा है, कितना एटीपी बनना चाहिए, कितना एटीपी बर्न होना चाहिए, ये सब चीज को वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पता है, मीटोसिस मियोसिस होता है, दो सब पढ़ने वाले, इसी चैप्टर का पार्ट है वो। तो उसमें भी ये कंट्रोल करता है कि हाँ इतना ही सेल डिवीजन होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, तो वो भी ये रेगुलेट करता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, प्रोटीन बनाने में भी ये हेल्प करता है। कौन बनाता है सब देखेंगे, बट प्रोटीन बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये था कुछ पार्ट साइटोसोल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, जो हमारा कुछ और नहीं है बल्कि सेल ऑर्गेनली। चलिए देख लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं हमारा सेल ऑर्गेनली क्या होता है। सेल ऑर्गेनली को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक सब सेलुलर पार्ट है, सब सेलुलर सब्सटेंस है, जो जिसके पास एक या एक से अधिक स्पेसिफिक फंक्शन होता है करने को। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा सब सेलुलर पार्ट जिसके पास कुछ ना कुछ काम हो करने के लिए सेल के अंदर, उसी को हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। वही बात यहाँ लिखा है, इट इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट हैज वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। हो सकता है एक के कामों करने के लिए, हो सकता है एक से अधिक कामों करने के लिए। तो ऐसा सब सेलुलर पार्टिकल्स सेल के अंदर जिसके पास कुछ न कुछ स्पेसिफिक काम दिया हो करने के लिए, उसी को सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। सेल ऑर्गेनली में बहुत सारा था, आप देखे होंगे स्टार्टिंग में ही। तो पहला जो था हमारा लाइसोसोम्स था, तो लाइसोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, पहली बात, लाइसोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ना कि प्लांट सेल में। प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, ये जो होता है ना लाइसोसोम्स, ये कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको, ऐसा। तो इस ये ना कवर जो होता है लाइसोसोम्स का, वो एक ही सेल, मतलब एक ही कवरिंग है, दो मेम्ब्रेन नहीं होता। सिंपल सी बात है, लाइसोसोम्स इज अ सेल ऑर्गेनली जिसके पास सिंगल कवर होता है, सिंगल कवर, सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है इसके पास। वही बात यहाँ बोलना चाह रहा था, इट इज अ सिंगल सेल मेम्ब्रेन, इट इज सिंगल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली। इसके पास एक ही लेयर होता है। और भी कोई चीज का बात करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के पास डबल होता है। जैसे कि मान लीजिए पहला कोटिंग ये, दूसरा कोटिंग ये, तो ये डबल सेल मेम्ब्रेन हो गया, बट इसके पास सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पैकेजिंग का जो बात है, तो एक के बार में वो पैकेज है, दो ट्रिपल चौथा ऐसा कुछ नहीं है, एक बार पैकेट है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन से वो पैक है। और वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना किस चीज से, तो लिपोप्रोटीन से। किससे बना हुआ, लिपोप्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है लाइसोसोम्स का। ओके, सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है इसके पास। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिपेंड करता है सेल क्या चीज का है, उस कौन सा एनिमल का सेल है उस पर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं, या तो राउंड शेप में होगा या तो स्पेरिकल शेप में होगा, ऐसा मान के चलते हैं। इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। हाँ, ये सुसाइड बैग के तौर पे भी जाना जाता है कि दिस इज द सुसाइड बैग ऑफ दिस सेल। वो कब ऐसा एक्ट करता है ये जान लीजिए, कब इसको सुसाइड बैग बोलेंगे, कब इसको हम लोग डाइजेस्टिव बैग बोलेंगे। डाइजेस्टिव बैग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंजाइम्स ऐसा रिलीज करता है ना, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हमारा खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। आपको पता होगा बहुत सारा ऐसा हमारा क्या कहता है बॉडी में पार्ट्स है जो बहुत सारा एंजाइम रिलीज करता है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आप जान चुके होंगे, नहीं जानेंगे तो आप जान लीजिएगा आगे चल के ऑब्वियसली। तो जो बहुत सारा जूस रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, उससे खाना पचता है। तो वो जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहा था, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज, ये सब के बारे में सुने ना, सेलेवरी एमिलेज,
ये सब जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह रिलीज कर रहा था ना, उससे ये खाना डाइजेस्ट होता है। तो और वो कौन कर रहा है भैया, तो वो लाइसोसोम से तो कर रहा है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग बोला गया, यानी कि ऐसा बैग, ऐसा सेल ऑर्गेनली जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कराने में हेल्प करता हो। सुसाइड बैग क्यों नाम दिया गया? सुसाइड बैग इसलिए नाम दिया गया कि जब जब ऐसा हो कि मान लीजिए वायरस वगैरह अटैक कर लिया सेल पे, तो सेल पे अगर अगर उस सेल को वायरस हाईजैक कर लिया है, तो अब वो हाईजैक करके दूसरा सेल को इफेक्ट करेगा। तो अगर ऐसा उसको पता चल जाए सेल को कि देखो अब ये जाने वाला है, इसके चक्कर में बाकी सेल भी खराब होगा, उस केस में ये सेल बम की तरह एक्ट करता है, बम की तरह फूट जाता है और ये पूरा सेल को डैमेज कर देता है, उसमें वायरस भी चला जाता है। अब हुआ क्या कि एक मरा बट बाकी सारा सेल तो जिंदा रह गया ना इसके चक्कर में, दैट्स व्हाई इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। तो सुसाइड बैग कब बनेगा? जब कोई एक्सटर्नल एजेंट सेल को डैमेज पहुंचा रहा होगा या फिर सेल ऑलमोस्ट डेड होगा, तो उसको और अच्छा से डेड करने के लिए ये सुसाइड बैग के तौर पे एक्ट करेगा, एक बम जैसा बन जाएगा और फूट जाएगा, इससे वो सेल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट उसके चक्कर में बाकी सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग फंक्शन भी देख लेते हैं। चलिए इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। 3-4 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन मिटोसिस मायोसिस प्रोसेस में ये हेल्प करता है, कैसे डिवाइड होगा वो सब ये वहां पे भी हेल्प करता है। दूसरा कि ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन पता है ना, स्पर्म सेल जब ओवम के साथ फ्यूज करता है, ज़ायगोट सेल जो बनता है, यही प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते थे, तो वहां पे ये हेल्प करेगा। तीसरा क्या भैया, ये किलिंग ऑफ ओल्ड आरबीसी एंड डिफेक्टेड सेल। पुराना आरबीसी, रेड ब्लड सेल, पुराना ब्लड सेल जो होता है, वो जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो वो उतना काम का नहीं होता, तो वो अच्छा से ऑक्सीजन को बाइंड करके पहुंचा नहीं पाता सेल तक, इस केस में उसका मर जाना ही सही होता है, तो उसको भी मारने में ये हेल्प करता है। और डिफेक्टेड सेल जो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो सेल वायरस से हाईजैक हो जाए या जो सेल के अंदर डैमेज बहुत ज्यादा हो जाए, उस तरह का सेल को जीने का कोई मतलब ही नहीं है, वो मरेगा तभी तो नया ओरिजिनेट होगा। सेल थ्योरी याद है ना, न्यू सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर दे आर खत्म, सुने होंगे। तो वही डिफेक्टेड सेल को भी ये मारने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या, डाइजेशन में बताए थे कि डाइजेशन में ये हेल्प करता है, खाना को पचने में यही हेल्प करता है। प्रोटीन से क्या बनता था हमारा, अमीनो एसिड बनता था, याद होगा। ग्लूकोज से क्या बनता था हमारा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता था, सॉरी फैट से फैटी एसिड। तो ये सारा चीज जो हो रहा था ना कि फैट से फैटी एसिड बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो लाइपेज का हेल्प से। तो ये सब चीज कौन कर रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, तो वो यही कर रहा है, लाइपोसोम्स, ओके, लाइसोसोम सॉरी। अब ये कहां पर प्रेजेंट है, तो मैक्सिममली ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, हमारा आपको पेनक्रियाज हो गया, यही सब चीज में लीवर हो गया, ये सब चीज में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। पाया सब जगह जाएगा, बट ये सब जगह ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि ये सब जगह पे ना इसका मेन फंक्शन हो जाएगा डाइजेशन में हेल्प करना, दैट्स व्हाई ये वहां पे ज्यादा पाया जाता है। बाकी सेल में होता है ताकि वो उसका आरबीसी को मार सके, या डिफेक्टेड सेल अगर वो है तो उसको मार सके, और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने के लिए, और सेल डिवीजन में। तो ये था लाइसोसोम्स। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्लास्टिड्स, जो हमारा सेकंड सेल ऑर्गेनेल है। तो बेसिकली पहली बात, जैसे कि हम लोग देखे थे लाइसोसोम्स में क्या था, लाइसोसोम्स जो था वो सिर्फ हमको एनिमल सेल में नजर आता था, प्लांट सेल में नजर नहीं आता था। ये उसका अपोजिट है, ये बंदा एनिमल सेल में नजर नहीं आएगा, बट प्लांट सेल में नजर आएगा। सिर्फ वही बात है, इट इज क्या कहता है, प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल ओनली, नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में नजर नहीं आएगा, प्लांट सेल में नजर आएगा। ये डबल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। डबल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है, मान लीजिए ये वही है, तो इस पे एक कवरिंग नहीं बल्कि दो कवरिंग होगा। तो दो कवरिंग होने का मतलब हुआ डबल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। तो ये बेसिक दो पॉइंट था कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और ये डबल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। इसका बेसिकली हमको तीन टाइप नजर आता है, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सुने होंगे, क्लोरोफिल जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है ना, पत्ता में, स्टीम में, ये सब का जो ग्रीन कलर दिखता है, वो क्यों दिखता है, जस्ट बिकॉज़ उसके पास ग्रीन पिगमेंट है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो वो जो क्लोरोफिल है, वो जो ग्रीन पिगमेंट है, वो कहाँ है, वो इसी में तो है, वो क्लोरोप्लास्ट में है भैया। तो ये बेसिक बात है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है आपको स्टीम में, आपको लिप्स में, क्लियर, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसके कारण उसका कलर ग्रीन हो जाता है। और ये काम किसमें करता है, फोटोसिंथेसिस में। बता ही दिए भैया, क्लोरोफिल का काम ही है भैया फोटोसिंथेसिस करना, उसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस में
कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाना। सनलाइट के एब्जॉर्प्शन का काम होता है क्लोरोफिल का, और दूसरा कोई काम नहीं होता उसका, वो काम होता है ताकि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन अच्छा से हो सके। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या भैया, तो ये आप देखे होंगे कि फ्रूट हो गया या फ्लावर हो गया, उसका कलर अलग अलग होता है ना, रेड है, पिंक है, व्हाइट है, ब्लू है। तो ये सब जो कलर होता है फ्लावर का या फिर फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, तो ये सब कलर जो होता है नॉन ग्रीन कलर का हम बात कर रहे हैं। नॉन ग्रीन कलर जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। कौन, क्रोमोप्लास्ट। तो सिंपल सी बात है, तो हम लोग किसका बात किए थे बेसिकली, हम लोग बात किए फ्रूट का, हम लोग बात किए फ्लावर का। तो ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट वाला भैया, ये सिर्फ प्रेजेंट होगा या तो फ्लावर में या तो फ्रूट में, ये वो दो जगह होता है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है क्या कहता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके पोलिनेशन प्रोसेस कराना। अब बोलिएगा पोलिनेशन प्रोसेस क्या, पोलिनेशन प्रोसेस एक आपको सेक्सुअल क्या कहता है रिप्रोडक्शन का टाइप होगा जो फ्लावर में होता है। आपको एंथर जो होता है ना, एंथर के अंदर को क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, मालूम होगा। उस एंथर का पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो काम होता है ना, उसी को पोलिनेशन कहते हैं। वो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट का होना जरूरी है। कभी कभी अपने आप हो जाता है, विंड के द्वारा हो जाता है, कभी कभी इंसेक्ट्स के द्वारा भी कराना पड़ता है। सो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके, नेचर का ब्यूटी है ना, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट कैसे होगा, जब अच्छा अच्छा कलर का फ्लावर या फ्रूट्स दिखेगा तब ना। तो अट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है ताकि पोलिनेशन प्रोसेस आराम से हो सके। इसका वो मेन काम है। कहां प्रेजेंट है भैया, तो फ्लावर और फ्रूट में। कहां पर, फ्लावर और फ्रूट में। ये कहां प्रेजेंट था, लिप्स में और स्टीम में। अब ये बंदा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कलरलेस है, ना तो ग्रीन है ना तो नॉन ग्रीन है, ये कलरलेस है, पूरा खत्म, टाटा वाला बात है इसका। ये कलरलेस पार्ट है। इसका जो मेन काम है ना, वो है स्टोरेज का। प्रोटीन को स्टोर करना हो या इसको फैट स्टोर करना हो या स्टार्च स्टोर करना हो, तो ये सब स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। अब जैसे कि ये सब लिप्स और स्टीम में था, ये फ्लावर फ्रूट में था, तो ये कहां होगा भैया, तो ये होगा आपको रूट्स में। मतलब वो पार्ट ऑफ क्या कहता है प्लांट जो सोइल के अंदर होता है, जो मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है उसमें ये प्रेजेंट होगा, मतलब रूट्स, रूट्स वाला पार्ट में ये प्रेजेंट होगा जनरली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ रूट्स में होगा, जनरली ये वहीं पर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वैसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में और डिटेल बात करना है, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत था तो वी हैव डन दिस ऑल। तो क्लोरोप्लास्ट का हम लोग एक डिटेल फिगर बनाते हैं, फिर उसके अंदर कहां पे क्या हो रहा है उसको भी डिटेल में देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन अ थर्ड सेल ऑर्गेनेली। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट, हम बता चुके थे ना, अभी डिस्कस किए थे 3 पार्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पर होता है, तो भैया आपको लिप्स में प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है, इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस मतलब जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, सही है। तो वो क्लोरोप्लास्ट दिखता है कैसा है, तो ऐसा दिखता है भैया, ऐसा पूरा जूमिंग करने के बाद ऐसा हम लोग को नजर आएगा। तो कौन कौन कंपोनेंट का क्या नाम है और को वो क्या हेल्प करता है उसके बारे में बात कर ले। तो क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बोले थे, ये जो हमारा प्लास्टिड्स है ये क्या है बेसिकली, ये डबल सेल और क्या कहता है डबल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। 2 का मेम्ब्रेन है इसके पास, ऑब्वियसली दिख रहा, पहला लेयर दूसरा लेयर 2 मेम्ब्रेन है, सो दैट्स व्हाई डबल सेल मेम्ब्रेन हुआ। ये हेल्प करता है इसके अंदर का सिस्टम को बचाने में। फिर उसके बाद आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा, ये लिक्विड पार्ट है, रेड रेड से लिक्विड पार्ट को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। उसको कुछ और नहीं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये जेली सब्सटेंस जैसा होता है स्ट्रोमा। ओके, फिर आपको ये तार जैसा दिख रहा होगा ना, इसको कुछ और नहीं लेमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिला, लामिला, लामिला बोलेंगे, ठीक है। फिर ये बॉक्स जैसा जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, थालाक्वाइट्स। क्या बोलेंगे, थालाक्वाइट्स बोलते हैं इसको। ये ब्लैक डॉट्स दिख रहा है आपको, तो ये ब्लैक डॉट्स को राइबोसोम्स बोलते हैं। और ये ऐसा स्प्रिंग जैसा दिखा होगा, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बना है, उसको डीएनए बोलते हैं। क्लियर। अब सबका फंक्शंस बता देते हैं, सबका क्या काम है। इसका तो बता ही दिया, प्रोटेक्शन का काम होगा, इसके अंदर का मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखेगा, बचा के रखेगा, कोई भी चीज अंदर आने नहीं देगा, ना ही बाहर जाने देगा जल्दी। उसके बाद बात कर ले स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा बेसिकली वो फ्लूइड जैसा पार्ट हुआ, ये जेली सब्सटेंस हुआ जिसके अंदर ये सब लॉक्ड है, जिसके अंदर ये सब फ्लोट कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। यहीं पर आप सुनेंगे फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, 2 रिएक्शन होता है। तो डार्क रिएक्शन कहां होता है, तो डार्क रिएक्शन यहीं पर होता है। क्या लिख देंगे हम लोग, डार्क रिएक्शन अकर हेयर। डार्क रिएक्शन जो होता है, एक्चुअली डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में ही होता है। अब कुछ बच्चा बोलेगा डार्क रिएक्शन क्या है,
तो उस डार्क रिएक्शन बताने के लिए हम एक चीज बता देते हैं, डार्क रिएक्शन में कुछ और नहीं, सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता था, वाटर टूट जाता था दो कंपोनेंट में, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन चला जाता था, बचता क्या था, वो हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन जो था, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इनहेल किया था स्टोमाटा के द्वारा, तो उस CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाता था, C6H12O6। ये था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता था और ये बनता था। तो वो स्ट्रोमा में ही हो रहा है, ये जेली लाइक सब्सटेंस वाला जो एरिया उसी में। फिर लेमिला क्या होता है भैया, लेमिला वो वायर जैसा समझ लीजिए कोई चीज, जो सारा क्या कहता है, थैलाक्वाइड्स को मिला के रखा हुआ है, ग्रुप करके रखा हुआ है, और सारा थैलाक्वाइड्स मिलकर बनाता क्या है, ग्रानियम। क्या बनाता है, ग्रानियम बनाता है। ये ग्रानियम में ही हमारा लाइट रिएक्शन होगा। यहीं पर क्या होगा, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। अब बहुत बच्चा बोलेगा लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन भी फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, ये भी फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। सबसे पहले ये होगा देन ये होगा। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता था, लाइट रिएक्शन में वो जो वाटर था जो रूट के द्वारा आया था लिप्स तक, वो वाटर को स्प्लिट होता था। वाटर का क्या होता था, डिसोसिएशन होता था। किसके द्वारा भैया, तो सनलाइट के द्वारा। किसके द्वारा, सनलाइट। अब ये सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल। इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। छोटे छोटे पार्टिकल दिखा देते हैं, यही है क्लोरोफिल, यही है क्लोरोफिल। ओके, तो वो क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और उससे वाटर को डिसोसिएट कर देना H2 और O2 में। इसी को लाइट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट यूज हुआ, दैट्स व्हाई लाइट रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेमिला और क्या कहता है, थैलाक्वाइड्स दोनों मिलकर जाकर, ये दोनों आपस में मिलता है। मिलता कैसे, अरे भैया अगर बहुत सारा थैलाक्वाइड्स को एक ग्रुप करना है तो उसके लिए लेमिला तो लगेगा ना, ये तार जैसा जो दिख रहा है, तब ना ग्रुप हो पाएगा, एक साथ जुड़ के आएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 चारों एक ग्रुप आ चुका है। क्यों ग्रुप आया, जस्ट बिकॉज लेमिला से सब कनेक्टेड है। अब ये पूरा ग्रुप्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पूरा ग्रुप्स को हम लोग बोल रहे हैं ग्रान्यूम। ये पूरा ग्रुप्स को क्या बोल रहे हैं, ग्रान्यूम। तो समझ में आया क्या काम है लेमिला का, ग्रुपिंग में काम करता है लेमिला। और थैलाक्वाइड्स क्या होता है, जहां पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स का मेन काम होता है आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना, उसका काम ये करता है। ये है डीएनए। डीएनए का क्या फुल फॉर्म था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंपल सी बात है, तो वो ये है। इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर ही होता है हमारा आरएनए। उसके अंदर क्या होता है भैया, और उसके अंदर क्या होता है, किसी को पता भी है, इसी के अंदर हमारा होता है वो जो जीन्स होता है, इसी के अंदर है जीन्स। उस जीन्स के अंदर क्या कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर वही कि भैया मम्मी का कलर कैसा है, बाप का कलर कैसा है, उसका बेटा का कलर से कंपैरिजन जो करते हैं, आंख का कलर, मुंह का कलर, हेयर कलर, ईयर लुक्स, ये सब का जो कैरेक्टर होता है जो मम्मी से बच्चा तक जाए या पापा से बच्चा तक जाए, हेरिडिटी इसको बोलते हैं। तो ये यही डीएनए के द्वारा जाता है। तो वो वाला पार्ट ये है यहाँ पर। तो यही ये क्या करेगा, ये आने वाला क्लोरोप्लास्ट में कि भैया तुमको भी ऐसा ऐसा काम करना है, वो इन्फॉर्मेशन तो कोई रखे ना, वो ये डीएनए रख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या काम है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स है हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनली। इसके बारे में थोड़ा बहुत बात है, देख लेते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। वैक्यूल्स, पहली बात ये सिंगल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है। सिंगल मतलब जैसे मान लीजिए ये है, तो ये जो भी चीज है भैया इसका एक के मेम्ब्रेन होगा, एक ही कवरिंग होगा, दो कवरिंग नहीं होगा, एक कवरिंग है, दैट्स व्हाई सिंगल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली कहलाएगा। प्लांट सेल में ये जो प्रेजेंट होता है ये लार्जर इन साइज होगा, प्लांट सेल में ये लार्जर इन साइज होगा, बट एनिमल सेल में स्मॉलर इन साइज होगा, छोटा छोटा होगा, लेकिन प्लांट सेल में बड़ा बड़ा। जस्ट इमेजिन अगर इतना बड़ा है सेल प्लांट का, तो उसमें इतना बड़ा आपको तो यही नजर आ जाएगा वैक्यूल्स। बट अगर एनिमल सेल इतना बड़ा है तो इसके अंदर ये साइज हो सकता है इसका। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ स्पेस ऑफ प्लांट सेल। वही बात जो हम यहाँ आपको बताए कि ये 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल का, बाकी का 10% में बाकी सेल ऑर्गेनली वगैरह रहता है, न्यूक्लियस वगैरह रहता है, बट 90% ये प्लांट सेल का ऑक्यूपाई खुद से करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोवाइड करता है, तो ये वाटर बैलेंसिंग में काम करता है। ठीक है, वाटर बैलेंसिंग में काम करना मतलब सेल के अंदर ज्यादा पानी हो गया तो बाहर निकाल दो, कम पानी है तो बाहर से निकाल के ले आओ। तो वो वाटर बैलेंसिंग का काम यही वैक्यूल्स करता है, और दूसरा कोई काम नहीं है इसका बेसिकली। उसके बाद आगे देख लेते हैं इन प्लांट सेल, वैसे और भी काम है प्लांट सेल में, और भी काम है। एक तो वो वाटर बैलेंसिंग का काम है, उसके बाद स्टोरेज का काम है भैया। थैला ही क्या है, बॉक्स है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, इसके अंदर पानी स्टोर है और भी कुछ स्टोर कर सकते हैं हम लोग, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसका काम होता है सेल के अंदर।
क्या करता है भैया, तो शुगर को स्टोर करता है, और क्या करता है तो अमीनो एसिड को स्टोर करता है, और क्या करता है तो प्रोटीन को और मिनरल्स को। ये सब चीज का स्टोरेज भी हमारा वैक्यूल्स में ही होता है। और ये वाला बात तो पहले ही बता दिया, इट हेल्प इन मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द सेल, सेल का वाटर लेवल को, वो याद है हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वगैरह जो बताए थे, इसमें सेल से पानी निकल रहा था, सेल में पानी जा रहा था, तो सेल के अंदर पानी कहाँ था, तो यही था ना, यहीं से ना पानी निकल रहा था, जा रहा था, वाटर लेवल बैलेंस हो रहा था, तो वो यहीं पर था, वैक्यूल्स यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, करो ना। तो देखिए हमारा राइबोसोम्स क्या होता है, ये फोर्थ सेल ऑर्गेनली है। 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, देख लेते हैं और ये भी खत्म। पहली बात तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि ये प्लांट में एनिमल में नहीं है या एनिमल में प्लांट में नहीं है, ये दोनों में प्रेजेंट इन बोथ। ओके, इसको प्यार से हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया हु इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो उसका नाम राइबोसोम्स ही बोलना है आपको। ओके, इसके पास कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन होने का मतलब कि इसके ऊपर जो कवरिंग था ना, देख रहे थे डबल सेल मेम्ब्रेन या सिंगल सेल मेम्ब्रेन, तो वैसे इसके पास नो मेम्ब्रेन भैया है ही नहीं, अकेला दुकेला रहता है बस, ऐसा डॉट जैसा, मतलब ऐसा ये यही हो गया, बस यही है राइबोसोम्स, इसके पास कोई कवरिंग नहीं है। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली, सबसे छोटा। एक तो पहली बात सेल है बहुत छोटा है, उसके अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनली है, उसमें भी जो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली है वो राइबोसोम्स है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली ऑफ द सेल, सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली यही है। फिर नेक्स्ट भैया क्या है, ऑब्वियसली प्रोटीन फैक्ट्री बोले हैं तो कुछ तो काम होगा ना इसका, तो काम क्या है इसका, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोटीन बनाना। सेल में जो प्रोटीन बन रहा है ना, वो यही बना रहा है, यही वो बंदा है जो प्रोटीन को बनाता है। राइबोसोम, सेल के अंदर राइबोसोम्स होता है जो कि प्रोटीन को बनाता है, ये बहुत सारा पार्ट में प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये करता है क्या ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ओके, अब वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो अभी उसको इसके बाद 5वां नंबर पे वही है, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या होता है। तो चलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है देख लेते हैं, और ये आखिरी मतलब पोर्शन होगा आज के लेक्चर का। बाकी बचा हुआ बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि चौथा लेक्चर होगा सेल का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या भैया, इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनली विच स्टोर कैल्शियम। इसका काम क्या होता है, कैल्शियम को स्टोर करना, प्रोटीन को बनाना और लिपिड्स को बनाना, और भी बहुत सारा काम है। कैल्शियम ही नहीं से स्टोर करता, ये हार्मोन्स भी स्टोर करता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, ये बहुत सारा चीज करता है। तो बेसिकली हाईलाइटेड पोर्शन में दिखता है कि भैया कैल्शियम बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, लिपिड बना रहा है, ये 3 हाईलाइटेड पोर्शन है। इसके अलावा बहुत सारा काम है, हार्मोन्स को स्टोर करना और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी स्टोर करना, ये क्या कहता है इसका काम सब है। अब बेसिकली इसका दो टाइप है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RER भी बोल सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हो। दिख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा ताज जैसा लग रहा है, उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो यही है। इसके ऊपर ये रेड रेड डॉट दिख रहा होगा, यही है राइबोसोम्स। ये दोनों आपस में जब अटैच हो जाता है ना, तब बनता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही दिखा रहे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ जुड़ गया तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना। क्या मेन काम भैया, इसका मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, बताए होंगे, बनाना, उसके बाद कैल्शियम को स्टोर करना, ये दो इसका मेन काम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट काम है। स्मूथ में आ जाए तो इसमें नॉर्मल है, साफ सुथरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई राइबोसोम्स वगैरह का कुछ नहीं। अकेला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसी को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, मतलब विदाउट राइबोसोम्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसी को हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। देख लीजिए यहाँ भी दिख रहा होगा, क्या कोई भी रेड डॉट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि रेड डॉट तो राइबोसोम्स था ना, अब वो यहाँ पे आ जाता तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता, बट वो यहाँ नहीं है तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। वैसे ये राइबोसोम्स का काम क्या था, इसका काम था, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करता है, मतलब ये इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिना ये प्रोटीन बना नहीं पाएगा, इसके बिना ये नहीं स्टोर कर पाएगा, मतलब एक तरह का रिलेशन है दोनों में, एक दूसरे का हेल्प कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात कर ले तो ये बिना राइबोसोम्स का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसका काम क्या होता है, तो लिपिड्स को बनाना, सिंथेसाइज लिपिड, लिपिड में भी कौन, ग्लाइकोलिपिड्स हो या फोस्फोलिपिड्स हो, ये वाला लिपिड सबको ये बना रहा है, और भी बहुत सारा है, तो जनरली हाईलाइटेड को दिखाया जाता है।
फिर कोलेस्ट्रॉल, वही कोलेस्ट्रॉल थिकनेस ऑफ द ब्लड, ब्लड में जो थिकनेस होता है ऑयली पार्ट जिसके कारण ब्लड गाढ़ा और पतला होता है उसी को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो वो भी यही बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है कोलेस्ट्रॉल को और लिपिड्स को। और क्या काम है भैया, तो स्टोर करना, क्या स्टोर करना, तो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को स्टोर करना, जैसे कि हमारा मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब कुछ जो हॉर्मोन्स होता है इसको भी स्टोर करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज का लेक्चर में, आप अच्छे से आप देखे होंगे, नोट बनाए होंगे, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सेल पूरा पूरी खत्म कर देंगे, तब तक के लिए ओके बाय।